डिमांड अकेडमी। आई एम भारती और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक पदार्थ के बारे में कि कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, उनमें से जो खास है विटामिन्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विटामिन से, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब पोषक पदार्थ क्या होते हैं? तो हमें जैसे कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी लेना पड़ता है, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी लेने के लिए हम कुछ खाएंगे तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, तो वही चीज़ें क्या कहलाती हैं? पोषक पदार्थ कहलाती हैं। तो वो कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पोषक पदार्थ के अंतर्गत आएंगी? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन। जितने भी विटामिन हैं इसे हमें पढ़ना है पूरी डिटेल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो लवण हो गए, ठीक है, उसके बाद जल हो गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, तो ये दोनों क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ हैं ये, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर में शरीर की मरम्मत करता है एवं वृद्धि निर्माण में कार्य करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादक हैं। प्रोटीन कैसे है? शरीर की मरम्मत करता है, टूटे फूटे अंगों का निर्माण करता है, दोबारा उसको बनाता है और उसमें क्या करता है? अंगों में वृद्धि करता है। कौन? प्रोटीन। उसके बाद करते हैं विटामिन की बात। तो विटामिन क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और ये लवण और ये जल, ये भी क्या करते हैं? इन्हीं के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे 6 पोषक पदार्थ हो गए। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर नोट करते जाइएगा साथ साथ में। हम डिस्कस करें किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका काम क्या रहता है? ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक क्या? कार्बन, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, और हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी कि H2O, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका रेशियो देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट में किस रेशियो में ये रहते हैं। तो इनका रेशियो रहता है 1:2:1। तो ये रेशियो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना रहता है? 1:2:1 रहता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को, ठीक है, शरीर को लगभग कितनी 50 to 70% एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। मिनिमम कितनी लेनी चाहिए? 500 ग्राम मिनिमम लेनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी रहती है? तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है। और आपको ये याद रखना है, यहाँ से इनका रेशियो याद रखना है, और यहाँ पास कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी रहती है? 4.2, ठीक है। ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को
कैसे डिवाइड किया गया है, कितने टाइप की होती है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये एक प्रकार की शर्करा है जिसे हम सैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अभी जो सैकेराइड वर्ड है, सैकेराइड ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। सैकेराइड मतलब क्या होता है, शर्करा, जिसे हम शर्करा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो मोनो वर्ड होता है, तो मोनो का मतलब क्या, एक, यानी कि शर्करा का एक अणु है ना। इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, जिसमें शर्करा का एक अणु होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा। अब कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो देखते हैं, जैसे कि राइबोज, ये कैसा है, मोनोसैकेराइड है। दूसरा देखेंगे ग्लूकोज भी कैसा है, मोनोसैकेराइड। उसके बाद देखेंगे फ्रक्टोज, नेक्स्ट ग्लैक्टोज। तो मोनोसैकेराइड में क्या क्या आएंगे, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो राइबोज होता है ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये आरएनए डीएनए जो हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए, वहाँ पास कौन सी सैकेराइड पाई जाती है, राइबोज सैकेराइड पाई जाती है। जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत कौन सा होता है, यदि हमें ऊर्जा चाहिए तुरंत तो हम क्या चीज़ ऐसी लें, तो ग्लूकोज ले या फिर शहद खा लें तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और फ्रक्टोज होता है, ये कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, फलों में। और ये कैसी है, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। तो यहाँ से याद रखना है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, जो कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। कहाँ पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज कहाँ पाई जाती है, ये अंगूर में पाई जाती है। ठीक है, तो यही पास मैंने नोट कर दिया है। राइबोज डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, ग्लूकोज जो कि क्या है, इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत होता है, कहाँ से मिलती है, शहद से मिलती है। फ्रक्टोज जो कि सबसे मीठी शर्करा है, फलों में रहती है। ठीक है, और ग्लैक्टोज कहाँ पाई जाती है, अंगूर से मिलती है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में क्या रहता है, शर्करा का एक अणु, जिसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड में दोनों चीजें आती हैं, कैसे कैसे, डाइसैकेराइड आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, ट्राइसैकेराइड। यहाँ से मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब जिसमें शर्करा के कुछ अणु हो, जैसे कि डाई मतलब जिसमें शर्करा के 2 अणु हो, ट्राई मतलब जिसमें 3 अणु हो। तो ओलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ यूनिट्स होना। ठीक है ना, तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत। जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल है। और थर्ड क्या हो गया, माल्टोज। ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, अभी जो सुक्रोज होता है इसमें शर्करा के कौन से 2 अणु रहते हैं, कौन से किन 2 अणुओं से मिलकर के सुक्रोज बनता है, तो देखते हैं ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, किससे मिलकर के बनता है ये सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज मैंने बताया था ये भी मोनोसैकेराइड है, यानी कि शर्करा का एक अणु है, और फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, यानी कि शर्करा का एक अणु है। तो शर्करा के जिसमें 2 अणु रहते हैं वो क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड। किसके अंतर्गत आएगा, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। तो पहला एग्जाम्पल सुक्रोज देखा, जो कि किससे मिलकर के बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कहाँ, यहीं लिख देती हूँ।
केन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को केन शुगर के नाम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। जो लैक्टोज होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। ठीक है, सुक्रोज को केन शुगर, लैक्टोज को क्या? मिल्क शुगर। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के बनी होती है ये। और माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज के 2 अणु रहते हैं इसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के कौन सी शुगर बनाते हैं? माल्टोज शुगर बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर। तो आपको याद रखना है कि मिल्क शुगर किसे कहते हैं, केन शुगर किसे कहते हैं, या फिर माल्ट शुगर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ओलिगोसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली बात, जो पॉलीसैकेराइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्वीटलेस सैकेराइड, यानी कि ऐसी शर्करा जो मीठी नहीं होती है, मीठी नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी शर्करा है जो मीठी नहीं होती है, ऐसा कौन सा सैकेराइड है? तो पॉलीसैकेराइड है, तो वो क्या है? मीठी नहीं होती है। इसके अंतर्गत देखेंगे इसमें क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब क्या? बहुत सारे, यानी कि शर्करा के बहुत सारे अणु होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें होता है स्टार्च। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसैकेराइड का। दूसरा देखेंगे तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, और थर्ड देखेंगे सेलुलोज, सेलुलोज। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, तो इस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या किया? डिवाइड किया, उसके बारे में जाना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार की सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इस तरह से ये पूरा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। इसका काम क्या रहता है? ये ऊर्जा उत्पादित करते हैं हमारे शरीर में, ऊर्जा उत्पादक का इनका क्या रहता है? काम रहता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्या? इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादित करते हैं, उसी तरह प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर की मरम्मत करते हैं, निर्माण एवं वृद्धि का काम करते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसका काम करते हैं? निर्माण एवं वृद्धि का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं। तो ये किससे मिलकर के बनते हैं? 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अमीनो एसिड। अब इसमें प्रोटीन्स में अमीनो एसिड तो हमने बोला, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो इसमें से नाइट्रोजन है अमीनो एसिड का सबसे इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है। ये आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। प्रोटीन मिलकर के किससे बनता है? 20 अमीनो एसिड से, जिसमें से नाइट्रोजन इसमें क्या रहता है? इसका सबसे इसेंशियल एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं जो 20 अमीनो एसिड रहते हैं इनमें से 10 तो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, आवश्यक मतलब 10 अमीनो एसिड के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर से चीज़ें खानी पड़ती है जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, और 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पास क्या बताया गया है कि 10 अनावश्यक होते हैं और 10 आवश्यक होते हैं। 20 अमीनो एसिड अनावश्यक में क्या? जो हमारी बॉडी में खुद अंदर बन जाते हैं, और जो नहीं बनते हैं उसके लिए हमें बाहर से कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है 20 अमीनो एसिड से। ठीक है ना, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। अब हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकृति में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा
कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन क्या है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि जो अंडे होता है ना, अंडे की जो वाइट लेयर होती है उसमें सफ़ेद लेयर जो होती है उसकी, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सफ़ेद परत है ना अंडे की, तो उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन। ठीक है ना। और जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, तो उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में। ये ऐसे अलग से पूछा जाता है कि अंडे की वाइट लेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन से प्रोटीन का नाम बताइए, तो कौन सी प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है। मांसपेशियों की बात करेंगे तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाल या नाखून की बात करें कि बाल या नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन होता है। बाल एवं नाखूनों में कौन सा प्रोटीन, कैरोटीन। तो आपको प्रोटीन्स में इतनी चीज़ें याद रखनी है। यदि हम इसकी डिसीज की बात करें कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसकी बात करें तो 2 बीमारियां होती हैं, रोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्या, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर, क्वासियोरिकर, और दूसरी क्या होती है, मरासमस, मरासमस। तो आपको ये दोनों डिसीजेज याद रखना है। तो आप इसका पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते ही जाइए। ये प्रोटीन के बारे में हो गया। कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद ये प्रोटीन हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम वसा के बारे में। ठीक है, तो वसा के बारे में देखेंगे कि वसा क्या होती है। इसके बाद हम ज़्यादा डीपली से डिस्कस करेंगे विटामिन्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि एक दिन में जो प्रोटीन होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है, 5.65 किलो कैलोरी। ये नोट कर लीजिएगा। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की, कि 1 ग्राम प्रोटीन में। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में कितना बताया था, 1 ग्राम में कितनी होती है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ये किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की, और ये किसकी है, प्रोटीन की। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वहीं पास ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वसा की। वसा को हम किस नाम से जानते हैं, फैट्स के नाम से जानते हैं या फिर लिपिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो वसा होती है। अब जो वसा है, इसमें हम देखें कि 1 ग्राम वसा में कितनी एनर्जी होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी। ये याद रखना है, जो मैं बॉक्स में बना देती हूँ। ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितनी एनर्जी होती है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अब इसकी बात करें हम वसा की, तो वसा भी 2 प्रकार की होती है। क्या, एक संतृप्त वसा होती है और दूसरी क्या होती है, असंतृप्त वसा होती है। असंतृप्त वसा होती है। अब ये जो होती है, ये बैड फैट है। कैसे है, ये बैड फैट है। ठीक है, और ये कैसी है, गुड फैट है। तो इसके अंदर हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। ठीक है, बस यहाँ पास इतना ही याद रखना है। और एक चीज़ और, जैसे वसा वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये घुलनशील किसमें होती है वो देख लेते हैं। घुलनशील, ये एल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में ये कैसी होती है, घुलनशील होती है। और पानी में क्या होती है, पानी में वसा अघुलनशील होती है। अघुलनशील पानी में कैसी है, अघुलनशील। यदि जैसे हम कोई भी ऑयल या फिर कुछ भी चीज़ ऑयली चीज़ें ले लें, फैट चीज़ें ले लें, जिसमें हम वाटर में डालेंगे तो वो ऊपर क्या रहती है, तैरती रहती है ना। इसका मतलब क्या है कि जो वसा या फैट होती है या लिपिड होती है वो पानी में कैसी है, अघुलनशील है। ठीक है, और ये घुलती किस में है, अल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में घुलती है। ठीक है, तो ये वसा हो गई। और एक चीज़ और है, जैसे वसा की कोई भी चीज़ें होती है, फैट चीज़ें होती हैं, तो वो जब खराब हो जाती हैं तो उसको कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। तो आपको याद रखना है, रेंसिडिटी।
dt, मतलब खराब वसा है ना, वसा यदि कोई अच्छी चीज़ है और वो खराब हो गई कुछ दिन के बाद तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे, या फिर वसा में जंग लगना ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गई। अब हम बात करेंगे किसके, हाँ एक चीज़ और, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादित करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उसी तरह वसा भी क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पादक होता है। और प्रोटीन क्या था, वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होता है शरीर के विकास में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, विटामिन्स की। विटामिन्स, ठीक है। अब ये जो विटामिन वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, फंक। विटामिन वर्ड किसने दिया, फंक ने दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो विटामिन्स होती हैं वो कितने प्रकार की विटामिन्स होती हैं, तो वन बाय हम इनको डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब इनमें से कुछ घुलनशील होती है पानी में और कुछ किसमें घुलनशील होती है, फैट में, यानी कि वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड मार्कर ले लिए। अब देखते हैं कि इनमें से घुलनशील कौन कौन सी होती हैं। जो वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील कौन कौन सी होती हैं, विटामिन बी और सी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो फैट्स में होती है, वसा में घुलनशील, तो बी और सी किसमें घुलनशील होती है, वाटर में। इसमें हम ऐसे भी याद रख सकते हैं WBC, W मतलब वाटर, बी सी यानी कि विटामिन। कि वाटर में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, बी और सी। और वसा में देखें तो जो बची हुई हैं कौन कौन सी, ए, डी, ई और के, ये किसमें घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती हैं। अब देखते हैं ये जो विटामिन होती है ये थोड़ी बहुत एनर्जी देती है, लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं देती है। ठीक है, अब ये जो वसा में घुलनशील है इनको एक एक कीड़ा वर्ड से ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा, इसको ऐसे मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कैसी है, वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील कौन सी, इसको याद करने की ट्रिक WBC, यानी कि W फॉर वाटर, BC विटामिन हो गई। ठीक है, अब किसकी बात करें हम, इनके रासायनिक नाम की बात करें। जो विटामिन्स होती हैं इनका सबका रासायनिक नाम होता है, तो इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। रत एक टॉफी, ठीक है, यानी कि ये ऐसे लिख देती हूँ, ABCD, B1 है यहाँ पास, DE, ABCDE और K। तो ए फॉर रा लिखा है यहाँ पहला वर्ड, यानी कि क्या है, रेटिनॉल, बी क्या है, थायमिन, सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सिंगल इनका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन का कौन सा क्या रासायनिक नाम है। ठीक है, यदि हम डी की बात करें तो डी क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ई की बात करें तो ई क्या है, टोकोफेरॉल और फ्लिक्विनोन। के की बात करें तो क्या, फ्लिक्विनोन। यहाँ पास लिख देते हैं ऐसे, ABCD E और ये की। तो इस ट्रिक से हमें भूलेगा नहीं, याद रहता है। ठीक है ना, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और क्या, फ्लिक्विनोन। ठीक है, चलिए अब आगे इसका डिस्कस करते हैं, वन बाय वन विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी विटामिन्स क्या होती हैं। एक सेकेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन वर्ड किसने दिया है, फंक ने दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन में।
सबसे पहले कौन से विटामिन देखते हैं हम? विटामिन ए। विटामिन ए, अब इसका रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने याद किया था, रा से क्या? रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। अब हम देखेंगे कि जो विटामिन ए है, रेटिनॉल जिसका नाम है, तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? एक होती है रतौंधी, ठीक है, और दूसरी क्या होती है? जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। जो रतौंधी होती है इसके क्या लक्षण रहते हैं? इसमें हमें रात को दिखाई नहीं पड़ता है। और जीरोप्थैल्मिया भी क्या है? जीरो का मतलब होता है सूखा, ड्राई, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? आइज का जो पानी रहता है वो सूख जाता है। यानी कि जो रेटिनॉल है, विटामिन ए है, इसमें मतलब कौन सा अंग इफेक्ट करता है? ये आइज को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिसीज होती है? रतौंधी होती है, और कौन सी होती है? जीरोप्थैल्मिया हो जाती है, ठीक है। अब दोनों ही आइज से रिलेटेड बीमारियां हैं, आइज से रिलेटेड है। यहाँ पास एक वर्ड मिल रहा है जीरोप्थैल्मिया, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? एक सेकेंड, यहाँ पास एक होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ आइज। स्टडी ऑफ आइज क्या कहलाएगा? वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? आंखों का अध्ययन करते हैं। तो आपको ये दो डिसीजेज याद रखना है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता, वो एक क्या है? जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक बीमारी है वो, ठीक है ना, जिसमें हमें रेड और ग्रीन कलर क्या होता है उसमें कुछ समझ में नहीं आता, हम उसमें डिफरेंस देख नहीं सकते कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। तो वो कैसा है? जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसीजेज है, ठीक है ना। लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी होगी और जीरोप्थैल्मिया होगा, ठीक है। और आइज के अध्ययन को क्या बोलेंगे? आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ये भी स्टडीज भी पूछी जाती है तो आपको याद करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये 6 विटामिन हो गए। तो इनमें से पूछा जाता है कि कौन सी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है ना। तो जो विटामिन बी होती है वो कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये B1, B2, B3, B5 और B6, B7, B9, इसी को 11 भी कहते हैं, और B12, इतने सारे फॉर्म्स में ये पाई जाती है। इसीलिए हमारी जो कॉम्प्लेक्स विटामिन होगी वो कौन सी होगी? विटामिन बी होगी। तो चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पास हमने उस ट्रिक से तो हमने केवल B1 का रासायनिक नाम जाना था, बाकी सबके हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विटामिन बी कैसी विटामिन है? ये कॉम्प्लेक्स हो गई, यहाँ डिस्कस नहीं करते, यहाँ लिख देती है कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स विटामिन, ठीक है। अब बी में हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? B1 को। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, या कहेंगे थियामिन भी मिलता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी मतलब कैसे किस अंग को इफेक्ट करेगी? ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका पे, ठीक है। थायमिन हो गया इसका रासायनिक नाम, और बेरी इसकी कमी से क्या हो जाती है? डिसीज हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन B2 के बारे में, ठीक है। तो B2 का हम यदि रासायनिक नाम देखें तो क्या है इसका रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन, ठीक है। अब राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? इसमें क्या हो जाता है? लाइंस पड़ जाती है, या कैसे बोल सकते हैं इसको? दरार, शरीर में दरार पड़ जाना, हमारी बॉडीज में लाइन हो जाना, दरार पड़ जाना, ठीक है। तो ये क्या है? विटामिन B2 है, इसमें क्या हो जाता है? दरार पड़ जाती है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा आएगा? B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 का रासायनिक नाम आपको मिलेगा नियोसिन। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में कमजोरी हो जाती है,
कमजोरी हो जाएगी और शरीर कैसा हो जाएगा, फूलने लगेगा, सूजन टाइप से आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी विटामिन, विटामिन B5। जो विटामिन B5 है इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम है, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड है। अब इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, इसमें मतलब हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। कैसे, शॉर्ट टर्म एक सेकंड दिखाई दे रहा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसका मतलब क्या, मतलब हमें कुछ चीज़ें याद रहेंगी कुछ समय के लिए, फिर भूल जाएंगी, फिर याद रहेंगी, फिर भूल जाएंगे। तो मतलब इसमें क्या रहता है, जो विटामिन बी की कमी में हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो विटामिन B5 की कमी रहेगी तो वो उसमें इफेक्ट डालता है और हमें कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, फिर याद रहेंगी, फिर भूल जाएंगी। तो कुछ ऐसा यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आपने एक मूवी भी देखी होगी गजनी, उसमें आमिर खान को कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें याद रहती थी फिर भूल जाती थी। तो ये मतलब उसमें कौन सी बीमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उनको हो गया था, यानी कि विटामिन B5 की उनको कमी रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते जाइएगा। आगे B6, B7 और B9, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए इसको इरेज करते हैं। विटामिन B6, तो B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायराडॉक्सिन। क्या नाम है, पायराडॉक्सिन। अभी जो B6 है, अब इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, B6 की कमी से पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नेम है, इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी, अगली B7 देखेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन या बायोटिन जो भी मिलता है। ठीक है ना, यानी कि किसी पर्सन के शरीर में यदि B7 अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में, तो उसके बाल में ग्रोथ होगी, उसके नेल्स में ग्रोथ होगी। और यदि कमी होगी तो क्या होगा, हेयर फॉल्स होंगे, यानी कि बालों का झड़ना, हेयर फॉल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हेयर फॉल्स विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें अगला, तो अगला क्या है, B9, इसी को हम B11 भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड। इसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया। ये आरबीसीज से रिलेटेड रहता है, इसमें मतलब आरबीसीज का टूटना बनना ये सब चीज़ें रहती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखने की B6 की कमी से भी एनीमिया होता है। सबके अलग अलग लक्षण होते हैं और कंबाइन करके क्या एनीमिया ही उसको डिसीज बोल देते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड हो गया इसका नेम, और इसमें कौन सी डिसीज होगी, एनीमिया होगी। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं कौन सी, B12 की। तो B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से भी कौन सी डिसीज होती है, यही एनीमिया। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, आरबीसी से ही संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में हमने जो डिस्कस किया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, इनमें से 3 से, यानी कि B6, B9 और B12 से क्या होता है, एनीमिया होता है। B7 से बालों का झड़ना। ठीक है, और उसके बाद B5 में क्या था, पेंटाथेनिक एसिड में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से क्या हो जाता है, शरीर में दरार पड़ जाती, लाइन आ जाती है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद B3 बचता है, तो उसमें क्या हो जाता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है और शरीर फूलने जैसा लगता है। ठीक है, तो ये क्या हमने कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इनके रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बाकी उनकी ट्रिक है ABCD E की, K की। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे विटामिन C के बारे में। जितना भी लिख रहे हैं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। विटामिन में कुछ भी पूछ लेता है, जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं पूछी गई हैं और पूछे भी जा सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, विटामिन C, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब जो स्कर्वी रोग होता है उसके लक्षण क्या रहते हैं? किस अंग को इफेक्ट करता है? मसूड़ों में। ठीक है ना, इसमें से कौन सा अंग इफेक्ट होता है? मसूड़े। ठीक है, अब ये जो स्कर्वी है, सॉरी विटामिन C है, ये हमें कहाँ से मिलती है? जो विटामिन C होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से ही प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है विटामिन C। एनिमल से यानी कि जानवरों से। जानवरों से कौन सी विटामिन नहीं मिलती है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विटामिन C नहीं मिलती है। किससे मिलती है? पौधों से मिलती है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, यदि पूछा जाएगा कि क्या दूध में विटामिन C पाया जाता है तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, यानी कि दूध में क्या विटामिन C क्या है? नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। तो आपको याद रखना है कि पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों में ही क्या मिलता है? विटामिन C। वैसे तो खट्टे पदार्थों में विटामिन C रहता है, ठीक है, तो जानवरों से मिलने वाली चीज़ों में नहीं रहता है विटामिन C। ठीक है, और यदि हम कुकिंग करते हैं, सबसे खाना पकाते हैं, तो सबसे ज़्यादा लॉस किस विटामिन का होता है? विटामिन C का होता है। ठीक है ना, कुकिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा लॉस किस विटामिन का होता है? सबसे ज़्यादा लॉस विटामिन C का होता है। ठीक है, तो विटामिन C के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करें यदि किसकी? विटामिन D की बात करते हैं। अब विटामिन D, तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन D से कौन सी बीमारियां होंगी? ये किस अंग को इफेक्ट डालती हैं? ये हड्डियों को डालती है। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? ये हड्डियों को इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, तो इसमें से दो बीमारियां होती है, एक क्या रिकेट्स होती है और दूसरी क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। दोनों ही बीमारियां क्या करती हैं? हड्डियों में इफेक्ट डालती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, जैसे हमने अभी जीरोप्थेल्मिया पढ़ा था तो उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी आया था, वो किससे संबंधित था? आंखों के अध्ययन से। अब एक हड्डियों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है क्या? ऑस्टियोमलेशिया। ये तो बच्चों में होती है, ये बुजुर्गों में होती है ऑस्टियोमलेशिया। तो एक स्टडी है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। The study of bones, that is called osteology. ओके, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। तो रिकेट्स और ऑस्टियोलॉजी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन D की कमी से होती है। अब विटामिन D हमें मिलता कहाँ से है? सन से। ठीक है ना, वैसे एक क्वेश्चन है कि जितने भी रिसोर्सेज है कि कौन सी किन रिसोर्सेज से कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, तो वो ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है, और वो एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ से केवल इतना ही आएगा कि कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें किसकी? विटामिन E की। ठीक है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन E की कमी से होता है नपुंसकता। ठीक है, स्टाइरिल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें किसकी? लास्ट विटामिन जो हमारी बची है, विटामिन K।
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लिक्विनोन। फ्लिक्विनोन, विटामिन के, फ्लिक्विनोन। अब इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता, रक्त का थक्का नहीं जमता। यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन सहायक होती है? विटामिन के सहायक होती है, ठीक है ना। यदि इसकी कमी होगी तो क्या होगा? जैसे हमें कहीं भी कट लगा या कुछ भी चोट लगी तो ब्लीडिंग होने लगती, तो इसकी कमी होगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि पर्याप्त मात्रा में है तो ये क्या करेगा? उसमें सहायक होगा, उसको बहने से रोकेगा, ठीक है। तो ये हमने सारी विटामिन को डिस्कस कर लिया है। आप इसका भी अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये विटामिन तो हमने डिस्कस कर लिया। विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा जो कि क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादक होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, वृद्धि करते हैं। विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लें खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण, जो खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म, एक प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना और टूटना। तो ये उसमें मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ भी चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं तो उनमें कौन मदद करता है? खनिज लवण मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रोसेस होती है केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म, तो केटाबोलिज्म का मतलब क्या है? बनना, सॉरी एक सेकेंड। केटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और एक होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? बनना। तो हमारे शरीर में दोनों ही क्रियाएं होती हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है। इन्हीं को कंबाइन करके क्या बोल देते हैं? मेटाबोलिज्म। तो खनिज लवण क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। तो हमने आज पोषक पदार्थों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? विटामिन से आते हैं। सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपको लर्न करने हैं और उनसे होने वाली डिसीजेज आपको याद करनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप इसको नोट डाउन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी दिक्कतें आए, जो भी डाउट्स आए, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।